ठीक है। तो आइए आज के महत्वपूर्ण 100+ वाला सीरीज यहाँ देखते हैं फटाफट। पहला सवाल पल्लव वंश है, तो पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? श्री विष्णु थे, पहली बात। दूसरी बात यहाँ ध्यान दीजिएगा, पल्लव वंश के एक प्रसिद्ध क्या थे, लेखक थे, उनका नाम क्या था? वारबी। जो कि क्या, इनकी कृति का नाम क्या था? इनके लेखक, इनका जो इन्होंने जो लिखा था, किसको लिखा था? किरातार जोड़नियम को इन्होंने लिखा था। भारवी हैं, पल्लव वंश के हैं, ये भी याद रखिएगा। इनके एक प्रसिद्ध ये जो है आपकी यहाँ पे कृति है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं पल्लव वंश के और क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है। नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम, इन्होंने क्या कराया था? रथ मंदिर का निर्माण कराया था, ठीक है, नरसिंह प्रथम, ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम ने रथ मंदिर का निर्माण कराया था। अगर पूछा जाए रथ मंदिर है कहाँ से, तो महाबलीपुरम। ये महाबलीपुरम पड़ता कहाँ पे? तमिलनाडु में है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहा नरसिंह वर्मन प्रथम, लेकिन यहाँ पे देखिए नरसिंह देव प्रथम, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए तो आप यहाँ पे गलती कर देंगे। कैसे? यहाँ पे आपको लगेगा ये नरसिंह वर्मन है, यहाँ पे नरसिंह के बाद सिर्फ यहाँ पे वर्मन है, यहाँ पे देव है। तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर का निर्माण कराया था गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। यहाँ पे पल्लव वंश के शासक हैं, यहाँ पे गंग वंश के शासक हैं। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगर पूछा जाए ये कोणार्क जो टेम्पल है ये है कहाँ पे? ये आपका उड़ीसा में है, ठीक है, ये है कहाँ पे? उड़ीसा में, ये भी ध्यान रखिएगा। और 10 रुपये के नोट पर, ठीक है, 10 रुपये का नोट पर किसका चित्र अंकित है? इसी कोणार्क टेम्पल का चित्र अंकित है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं, रथ मंदिर की बात हो ही रही थी और यहाँ पे पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन ने करवाया था इसका जो निर्माण करवाया था। लेकिन अगर सवाल ये आ जाए कि रथ मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है, तो सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और ये है कहाँ पे? आपको अभी मैंने बताया, ये है कहाँ? महाबलीपुरम तमिलनाडु में है। सबसे छोटा मंदिर का नाम है युधिष्ठिर और सबसे बड़ा मंदिर का नाम है युधिष्ठिर और सबसे बड़ा छोटा मंदिर का नाम है द्रौपदी मंदिर। तो सबसे बड़ा मंदिर युधिष्ठिर, सबसे छोटा मंदिर द्रौपदी। रथ मंदिर को और किसका नाम से जाना जाता है? सप्त पैगोडा। इसका निर्माण किसने कराया था? पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। रथ मंदिर को और क्या कहा जाता है? एकासम मंदिर भी कहा जाता है। यह है कहाँ? महाबलीपुरम तमिलनाडु में। लेकिन सवाल अगर यहाँ पे कोणार्क टेम्पल वाला अगर मंदिर पूछा जाए तो गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, ये अलग से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात हो रही है, अब यहाँ पे सप्त पैगोडा की बात हुई। रथ मंदिर कहाँ का? तमिलनाडु का महाबलीपुरम का सप्त पैगोडा कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है, तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है इसे कहा जाता है ब्लैक पैगोडा। है कहाँ पे? उड़ीसा में। अभी मैंने बताया गंग वंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय इसके संस्थापक थे। बात यहाँ पे एलोड़ा का मैं करने वाला हूँ। एलोड़ा का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन करवाया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगर पूछा जाए एलोरा टेम्पल है कहाँ पे? महाराष्ट्र में। एलोरा से एक सवाल, 20 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है? तो 20 रुपये के नोट पर आपका एलोरा का जो टेम्पल है वो अंकित है, ठीक है। अगर पूछा जाए अगर ये है कहाँ, तो महाराष्ट्र में है। ये है कहाँ? महाराष्ट्र में। सवाल आपसे ये पूछा जाए कि ठीक है ये किस धर्म से रिलेटेड यहाँ पे इसमें कृति है, तो बौद्ध धर्म हो गया, आपका जैन धर्म हो गया और आपका हिंदू धर्म, ये तीनों धर्म का यहाँ पर कृति है, ठीक है। अगर पूछा जाए अजंता का जो टेम्पल है ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में, ठीक है, ये भी कहाँ पे? महाराष्ट्र में। और यहाँ पे किस धर्म का है कृति? तो यहाँ पे बौद्ध धर्म का कृति, ठीक है। तो यहाँ पे जितने बौद्ध धर्म से रिलेटेड चीज़ें हैं, अजंता की जो गुफा है वहाँ पे महाराष्ट्र में है। यहाँ पे एलोरा की गुफा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म के जो भी चित्र हैं, जो भी आपके वहाँ पे कृति मिलेंगे वो वहीं पे मिलेंगे। 20 रुपये का नोट पर अंकित जो है आपका एलोरा का टेम्पल है, 10 रुपये के नोट पे कोणार्क का सूर्य मंदिर का टेम्पल है। चलिए तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे तमिलनाडु कहाँ? तमिलनाडु एक जगह है कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? पल्लव वंश ने कराया था। वही बात करते हैं सोरा मंदिर। अगर बात हो रही थी महाबलीपुरम का तमिलनाडु में, जहाँ पे रथ मंदिर था, जहाँ पे आपके शासक पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था उसकी स्थापना। वहीं पर एक और मंदिर महाबलीपुरम तमिलनाडु में जिसका नाम है सोर मंदिर, इसका निर्माण भी पल्लव वंश ने करवाया था, ठीक है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के प्रमुख शासक का जो है यहाँ पे क्रम याद रखिएगा, क्योंकि क्रम के अनुसार आपके सवाल बनते हैं। यहाँ पे आप ऐसे याद रखिएगा, बहुत सारे ट्रिक है, बहुत सारे लोग अलग अलग ट्रिक बना के रखे हैं, है ना। गुलाब खिले तो, ठीक है, गुलाब खिले तो सुगंध लेना,
ग से गुलाम वंश हो गया, ख से खिलजी वंश हो गया, त से तुगलक वंश, से सैयद वंश और ल से लोधी वंश। गुलाम वंश की अगर मैं बात करूँ 1206 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसका संस्थापक होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी मृत्यु जो होती है कब होती है, 1210 में हो जाती है इसकी मृत्यु। और किसके, चौगान, ठीक है, चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। इसको दफनाया कहाँ जाता है, दफनाया जाता है लाहौर में, ठीक है, लाहौर में इसको दफनाया जाता है। ये 3-4 बातें इंपॉर्टेंट था, है ना। पहली बात, गुलाम वंश स्थापना 1206, कुतुबुद्दीन ऐबक, मृत्यु होता है 1210 में, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है, लाहौर में इसको दफनाया जाता है। गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है, खिलजी वंश। खिलजी वंश के बाद कौन सा आता है, तुगलक वंश। उसके बाद कौन सा वंश शासन करता है, सैयद वंश। और उसके बाद कौन करता है, लोधी वंश। तो यहाँ पे छोटा सा बात लोधी वंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। डायरेक्ट सवाल है आपके एग्जाम में बनेगा। आगरा शहर की स्थापना कौन करवाया था, सिकंदर लोधी ने। और इसने आगरा को क्या बनाया था, अपना राजधानी बनाया था। बात करते हैं सिकंदर लोधी से, एक और सवाल देखने को बनेगा, क्या, गुलरुखी, ठीक है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं, ठीक है, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला शासक कौन था, सिकंदर लोधी था। सिकंदर लोधी से एक और सवाल, ताजिया निकालने पर प्रतिबंध किसने लगाया था, सिकंदर लोधी ने लगाया था। अब आते हैं, बात करते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर की जीत होती है। और यहाँ से क्या होता है, मुगल वंश का जो है काल है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ से मुगल काल यहाँ से ही स्टार्ट होता है, इसके युद्ध के बाद, जब बाबर जो है इब्राहिम लोधी को हराता है, और यहाँ से मुगल काल स्टार्ट होता है। अगर पूछा जाए कि तुगलमा युद्ध नीति, ठीक है, पैरस, यहाँ पे एक बात होगा कि तुगलमा जो युद्ध नीति है, दूसरी बात कि तोप खाने का पहली बार प्रयोग है, ये किस युद्ध में किया था, तो बाबर ने किया था। किस युद्ध में किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध में। कब किया था, 21 अप्रैल 1526 में। और इस युद्ध में किसकी जीत होती है, बाबर की जीत होती है, इब्राहिम लोधी के बीच इसकी युद्ध होता है। और इसी युद्ध में इब्राहिम लोधी युद्ध के स्थल में ही ये मारा जाता है, ठीक है। बात बाबर का कर ही रहा है, अभी दिल्ली सल्तनत चलेगा, ऐसा नहीं, दिल्ली सल्तनत चलेगा, जहाँ पे गुलाम वंश हो गया है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश देखेंगे। लेकिन बाबर की बात आ ही गई तो बाबर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, बाबर के द्वारा लड़े गए 4 युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। पहला बात, पानीपत का युद्ध, अभी बात होगी 21 अप्रैल 1526, इब्राहिम लोधी प्लस बाबर के बीच में होता है। विजेता कौन होता है, बाबर होता है। खानवा का युद्ध क्यों इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, ठीक है। खानवा के इसलिए युद्ध इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे याद रखिए, जिहाद जो शब्द है ना, ये जो जिहाद का नारा सबसे पहले कहाँ दिया था, बाबर ने इस युद्ध में दिया था। गाजी की उपाधि इसी युद्ध के जीतने के बाद इसने गाजी की उपाधि लेते, तो जिहाद हो गया, दूसरा गाजी हो गया, ये खानवा युद्ध से संबंधित है। 17 मार्च 1527 को होता है ये युद्ध, राणा सांगा और बाबर के बीच में होता है। फिर से बाबर क्या हो जाता है, यहाँ पे जीत जाता है। और ये अगर खानवा पूछे तो खानवा है कहाँ, तो भरतपुर राजस्थान में एक स्थान है जहाँ पे ये युद्ध हुई थी। फिर बात होती है खानवा के बाद होता है पानी इसका बहुत सारा ट्रिक भी है, पानी पी खाना खा चल घर, ऐसे करके ना, पानी पी खाना खा चल घर, ऐसे करके लोग याद करते हैं, आप भी याद कर सकते हैं, वरना अब बार बार प्रैक्टिस करेंगे डेफिनेटली याद हो जाएगा, जरूरत नहीं है ट्रिक का, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे चंदेरी का युद्ध, या खानवा का युद्ध हो गया। फिर बात करते हैं खानवा के युद्ध के बाद हम बात करते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब होता है, चंदेरी का युद्ध होता है 29 जून 1528 में होता है, मेदिनी राय और बाबर के बीच में होता है। यहाँ फिर से बाबर क्या हो जाता है, विजेता होता है, ठीक है, विजेता होता है। फिर बात करते हैं घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब होता है, 6 मई 1529 को अफगान और बाबर के बीच में होता है। फिर से बाबर क्या हो जाता है, यहाँ पे विजेता हो जाता है। और इसी बात यहाँ पे खानवा का युद्ध होता है, अभी मैंने बात किया था यहाँ पे 1527 में, ठीक है, 1527 जो है 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध होता है, जिसमें कि जिहाद का नारा सबसे पहले बाबर ने इसी युद्ध में दिया था। खानवा का युद्ध फिर से यहाँ पे 17 मार्च 1527 राणा सांगा बाबर के बीच में था। इसी जीत के बाद गाजी की उपाधि बाबर ने लिया था, ठीक है। बाबर ने दान देने के कारण खुद को कौन सी उपाधि से सम्मानित किया था, अपने आप को कलंदर की उपाधि से अपने आप को सम्मानित किया था। अब आ जाइए दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का पहला शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने इसकी स्थापना किया था। एकता प्रणाली किसने चलाया था, इल्तुतमिश ने चलाया था, इसी का ये दामाद था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था, समुद्दीन कैमरूस था, ठीक। चलिए, ये 3 बातें गुलाम वंश से। अब इसके बाद इसी में ही
एक बलबन भी आता है, बलबन का नाम वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। ये इल्तुतमिश का क्या था, गुलाम था, ठीक है। ये किसका गुलाम था, ये इल्तुतमिश का गुलाम था। 1266 में गियासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत इसी ने करवाया था, और लौह एवं रक्त की नीति भी इसी ने करवाया था। ये दो बातें, ठीक है, ये दो बातें महत्वपूर्ण है। सिजदा एवं पैबोस प्रथा की शुरुआत किसने किया था, बलबन ने किया था। लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था, बलबन ने अपनाया था, ठीक है। चलिए, बलबन से रिलेटेड और क्या सवाल हो सकता है। चलिए, ये हो गया दो बातें। अब आते हैं गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, दूसरा स्टार्ट होता है वंश खिलजी वंश दिल्ली सल्तनत का। इसका संस्थापक कौन है, जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अब बात होती है सेना को नगद देने, वेतन देने तथा स्थायी सेना की नींव रखने वाला शासक कौन था, ये अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक तो इसका जो खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और अगर बात करते हैं इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बाद कौन आता है आपका, अलाउद्दीन खिलजी इसके बाद शासन करता है। और इसने सबसे पहले सेना को नगद वेतन देने और स्थायी सेना की नींव रखने की ये जो है इसने शुरू किया था। इसी ने अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या किया, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के दो तीन महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे नोट कीजिएगा। एक तो सेना को नगद वेतन देने का प्रथा इसने स्टार्ट किया, अस्थायी सेना की नींव रखने की प्रथा इसने स्टार्ट की, घोड़ा दागने की, सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा भी इसी ने स्टार्ट किया। तो कितनी बातें होगी यहाँ पे, चार बातें होंगी, नोट कर लीजिएगा। सेना को नगद वेतन देने, अस्थायी सेना की नींव रखने, घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा। चलिए, अब बात करते हैं दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था, मलिक काफूर को भेजा था। ये भी बहुत बार सवाल एग्जाम में पूछा गया है। बात करते हैं किस उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को विभूषित किया था, सिकंदर सानी। फिर बात करते हैं अलाई दरवाजा हो गया आपका, श्री का किला हो गया, हजार महल खंबा। हजार खंबा महल का निर्माण किसने कराया था, अलाउद्दीन खिलजी ने ही कराया था। एक और महत्वपूर्ण सवाल, मलिक याकूब का नाम याद रखिएगा, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान रियासत किसको नियुक्त किया था, जो है मलिक याकूब को किया था। अगर पूछा जाए ये दीवान रियासत कहते किसको है, तो दीवान रियासत जो कहते हैं इसका अर्थ होता है व्यापारियों पर नियंत्रण तथा बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था को संचालन करने वाले को कहा जाता था दीवान रियासत। और इसको नियुक्त किसने किया था, मलिक याकूब को नियुक्त किया गया था। किसने किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको नियुक्त किया था। अब बात करते हैं इसके बाद, अब कौन सा वंश आता है, गुलाम वंश हो गया, खिलजी वंश हो गया। अब आता है इसका तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत का। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए कुएं और नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम शासक कौन था, गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक। सिंचाई के लिए कुएं और नहर का निर्माण करने वाला शासक गयासुद्दीन तुगलक। और जब ये गद्दी पर बैठता है मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, तो उसके पहले इसका और क्या नाम था, उगलू खां और जूना खां इसका पहले नाम था। जब ये गद्दी पर बैठता तो इसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। फिर बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी में स्थानांतरित किया, तब इसका नाम क्या रखा, दौलताबाद रखा। फिर बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की घटनाओं का वर्णन किस आपको पुस्तक में मिलेगा, तो रहेला पुस्तक में मिलेगा। इसको लिखने वाला कौन था, इब्न बतूता। तो रहेला किसकी लिखी पुस्तक है, इब्न बतूता की। और इसमें किसकी घटनाओं का वर्णन है, किसके समय की घटनाओं का वर्णन है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटना के वर्णन है, ठीक है। बात करते हैं तुगलक वंश का अंतिम जो शासक था वो कौन था, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तो ये हो गया तीन चार बातें महत्वपूर्ण था, ठीक है। अब आते हैं, जब दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश हमने पढ़ लिया, खिलजी वंश हमने देख लिया, तुगलक वंश देख लिया, अब आते हैं हम सैयद वंश के संस्थापक पे। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिरज खां था, तैमूर लंग का सेनापति था ये। और अंतिम शासक कौन था, आलम शाह। तो सैयद वंश से ज़्यादा सवाल नहीं पूछा जाता, एक दो सवाल ध्यान में रखना है। अब आइए मैसूर के संस्थापक की बात करते हैं। मैसूर कर्नाटक जो साउथ में आपके दक्षिण जो भारत में कुछ भारतीय जो शासन कर रहे थे उसमें यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैसूर के संस्थापक कौन थे, हैदर अली। और इनके पुत्र का नाम था टीपू सुल्तान। अब यहाँ पे बात कीजिए मैसूर पर किसका प्रभाव था, मैसूर पर जो प्रभाव था फ्रांस का प्रभाव था, है ना। तो कहीं ना कहीं फ्रांस का प्रभाव था, जिसके कारण अंग्रेज का, ठीक है, अंग्रेजों का इनसे क्या था, अंग्रेजों का इनसे एंटी था, है ना, अंग्रेजों का क्या था, इनसे एंटी था, ये भी ध्यान रखिएगा। तो मैसूर के संस्थापक हैदर अली थे, इनके पुत्र टीपू सुल्तान था। तो मैसूर पर किसका प्रभाव था, फ्रांस का। तो अंग्रेज का तो इनसे एंटी चलता था, जाहिर सी बात है कि युद्ध होना ही है किसी न किसी वजह से, क्योंकि अंग्रेज क्या थे, भारत पे उस समय शासन कर रहे थे। और
इसके ये क्या कर रहे थे, जब भारत पे शासन कर रहे थे तो कहीं पे कुशासन का आरोप लगाकर इन्होंने उस राज्य को इन्होंने हड़प लिया, इस तरह से करके, जिसको राज हड़प नीति की बात कहा जाता है, लॉर्ड डलहौजी के समय की बात है। ठीक है, तो ऐसे करके चीज़ें हो रही थी। अब बात यहाँ पे मैसूर के संस्थापक कौन है, हैदर अली हैं। तब यहाँ पे मैसूर पर किसका प्रभाव है, फ्रांस का। तो एक युद्ध होता है किसके बीच में, अंग्रेजों के बीच में होता है, जो है मैसूर का अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है। कौन सा, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता कब है, 1799। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान मारे जाते हैं। ठीक है, इसी युद्ध में टीपू सुल्तान का जो होता है, लड़ाई किससे होती है, अंग्रेजों से होती है। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा है उस समय, बेलेजली कर रहा है, और मैसूर की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहे थे, टीपू सुल्तान कर रहे थे, और इस युद्ध में ये मारे जाते हैं। टीपू सुल्तान से एक और 2 सवाल इंपॉर्टेंट। टीपू सुल्तान कौन से क्लब के सदस्य थे, जैकोबिन क्लब के सदस्य थे, और स्वतंत्रता का वृक्ष इन्होंने कहाँ लगाया था, श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। ठीक है, तो साउथ के जो भी शासक है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, वहाँ से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब आइए कुछ मॉडर्न हिस्ट्री से 2-4 सवाल देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले, सिविल सेवा का जनक, भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। कॉर्नवालिस से एक और सवाल, कॉर्नवालिस ने भारत में शक्तियों के पृथक्करण करने के लिए कौन सा कोड स्थापित किया था, कॉर्नवालिस कोड 1793 में। ठीक है, फिर बात करते हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए, अगर बात करें यहाँ पे, ये कौन सा पहला क्षेत्र यहाँ पे लगाइए, अस्थाई बंदोबस्त होता है यहाँ पे। ठीक है, किसके द्वारा, तो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू किया, कॉर्नवालिस के द्वारा। बिहार, बंगाल, उड़ीसा का ये क्षेत्र होता है जहाँ पे भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था लागू होती है, कॉर्नवालिस के द्वारा, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर बात होती है रैयतवारी, ये आपको साउथ में मद्रास के क्षेत्र में होता है। रैयतवारी व्यवस्था किसके द्वारा दक्षिण भारत में लागू किया, कर्नल रीड और मुर्डो के द्वारा। ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त इंपॉर्टेंट, रैयतवारी इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके बाद आपका क्या है, अब आगे देखिए, रैयतवारी के बाद आएगा महलबारी। महलबारी यहाँ पे आपको इस क्षेत्र में पड़ेगा, उत्तर भारत, उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र में। इसकी जो है व्यवस्था लागू होती है किसके द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। ठीक, यहाँ पे ये भी नोट कीजिए, महलबारी जो व्यवस्था है, बंदोबस्त व्यवस्था है, वो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। ठीक है, तो भारत के मैप में ध्यान रखिएगा, ये वाला क्षेत्र आपका हो जाता है क्या, और ये 3 क्षेत्र है ना, जहाँ पे यहाँ पे पहला इसको अस्थाई बंदोबस्त यहाँ पे हो गया, दूसरा रैयतवारी व्यवस्था यहाँ पे हो गया, और तीसरा आपका जो हो गया महलबारी व्यवस्था यहाँ पे हो गया। ये 3 क्षेत्र का बातें याद रखिएगा। अगर पूछा जाए स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन की बात अगर यहाँ पे की जाए तो दशक के आधार पर जनगणना किसने शुरू किया था, लॉर्ड रिपन ने 1881 में। तो बात हो रही कि पहली बार जनगणना कब हुआ था, 1872 में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में होता है। दोनों बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया स्ट्रगल की पुस्तक किसने लिखी थी, सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था। पराक्रम दिवस इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका, अमेरिका ने किस वर्ष में लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया था, 1787 में। अगर पूछा जाए अमेरिका स्वतंत्र कब होता है, 4 जुलाई 1776 में। अब बात करते हैं असहयोग आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है असहयोग आंदोलन। ठीक है, अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है, 1 अगस्त 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू होता है। रॉलेट एक्ट हो गया आपका, ठीक है, खिलाफत आंदोलन हो गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। इसके विरोध में कौन सा आंदोलन होता है, असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है 1 अगस्त 1920 गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और अगर पूछ लिया जाए यहाँ पे, ये 1920 का समय है जब भारत का जो यहाँ पे भारत में इस समय भारत का जो है, भारत का वायसराय कौन था, वायसराय कौन था, ये भी याद रखिएगा। इस समय भारत का वायसराय था जेम्स फोर्ड। ठीक है, जेम्स फोर्ड था इस समय का वायसराय। एक और जब आंदोलन चल रही थी 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में, तो उस वक्त भारत का वायसराय कौन था, जेम्स फोर्ड था, ये बात याद रखिएगा। फिर दूसरी बातें होती है कि असहयोग आंदोलन स्थगित होने का कारण क्या है, ये भी जानिएगा। लेकिन होता कब है, 12 फरवरी 1922 को ये स्थगित होता है। रीज़न भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। ये इस आंदोलन का स्थगित होने का रीज़न यहाँ पे है, चौरा चौरी घटना होती कब है, 5 फरवरी 1922 को। गोरखपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहाँ पे चौरा चौरी नामक एक स्थान है। यहाँ पे असहयोग आंदोलनकारियों ने
क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे वहाँ पे एक थानेदार और 21 सिपाही का क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। इससे इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित कर दिया और इसी घटना के लिए इनको 6 वर्ष के लिए, ठीक है, कारावास भी होती है, 6 वर्ष की सज़ा भी होती है। किसको? गांधी जी को। गांधी जी को इसमें क्या होता है, 6 वर्ष की सज़ा हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा हो जाती है। चलिए, बात हो रही 1922 में हो रही कांग्रेस के अब 1922 में ये क्या होता है, ये घटना होती है। तो उस समय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था, कौन कर रहे थे? तो चित्तरंजन दास कर रहे थे और देश बंधु के नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक है। बात अगर हो रही है यहाँ पे 1946 में, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने, ठीक है, देश के भारत के पहले राष्ट्रपति बने राजेंद्र प्रसाद। लेकिन और बात 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। असहयोग आंदोलन जब हो रही थी तो उसमें वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। 1920 की घटना है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लिलिंस्को। 1942 की घटना है। चलिए आगे बढ़ते हैं सवाल। अब कुछ इंपॉर्टेंट और सवाल देते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया? 1896 का अधिवेशन, कलकत्ता का वो अधिवेशन है। अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी होते हैं, ठीक है। कांग्रेस के अधिवेशन में ये इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है? वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया? फिर पूछा लिया जाएगा कि पहली बार जन गण मन कब गाया गया था, कौन से कांग्रेस के अधिवेशन में? 1911 का कलकत्ता का अधिवेशन था। अध्यक्ष पंडित विशन नारायण धर थे। फिर बात किया जाता है राष्ट्रीय गीत तथा राष्ट्रीय गान को, ठीक है, ये दोनों को। राष्ट्रीय गीत हो गया आपका, राष्ट्रीय गीत हो गया वंदे मातरम, राष्ट्रगान हो गया जन मन गण। भारतीय संविधान ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की बात कर लिया जाए, किसके द्वारा रचित है? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये रचित उपन्यास कौन सा? आनंद मठ से लिया गया है। इस गीत को गाने में समय लगता है 1 मिनट 5 सेकंड का। वही बात करते हैं जन मन गण, राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ ठाकुर ने के द्वारा ये लिखा गया है। इसके गायन में लगता है समय 52 सेकंड का। और इसकी वर्तमान जो संगीतमय धुन को किसने बनाया? तो इसका श्रेय जाता है श्री कैप्टन रामसी ठाकुर को इसका श्रेय जाता है। बात करें राष्ट्रगान। राष्ट्रगान जनमनगन को रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया। तो ये 1912 वाली बात याद रखिएगा। 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में इसको प्रकाशित किया था। बात राष्ट्रीय ध्वज की हो रही है, तिरंगा की हो रही है। 22 जुलाई 1947 को भारत के संविधान सभा ने इसको अपनाया था, ठीक है। भारत का जो आपका है यहाँ पे तिरंगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तिरंगा यहाँ पे केसरी रंग हो गया, ये सफ़ेद हो गया और यहाँ पे हरा हो गया और चक्र हो गया, ठीक है। चलिए, इसमें चक्र में 24 तिली होती है। बात कर रहे हैं राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक आपका हो गया अशोक स्तंभ हो गया, ठीक है। इस तरह से अशोक स्तंभ आप देख लीजिएगा, ठीक है। चित्र है नहीं यहाँ पे, एक छोटा छोटा ओवरव्यू में बनाया हूँ। जो भी भारत सरकार की मोहर होती है उसमें ये प्रतीक होता है। तो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। और सारनाथ जो वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष का भाग है इसकी अनुकृति, ठीक है। अब भाई कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन को फटाफट एक नज़र में देखते हैं। अब कौन सा? एक तो पहले 1 से लेकर 4 अधिवेशन को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पहला अधिवेशन है इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो बम्बई में होता है। अध्यक्ष उसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी होते हैं। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 1885 में ये पहला अधिवेशन होता है। 1885 में ही कांग्रेस की गठन होती है। एओ हुम के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है, ठीक है। और पहला जो अधिवेशन होता है वो भी 1885 में होता है। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। दूसरा कब होता है? कोलकाता में होता है 1886 में। ये 85-86 हो गया। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। तीसरा इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यहाँ पे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होते हैं बदरुद्दीन तैयब जी, मद्रास में होता है ये अधिवेशन 1887 में। चौथा इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे इस समय 1888 में इलाहाबाद में इसका अधिवेशन होता है। जॉर्ज यूल उस समय प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होते हैं। अब यहाँ पे जो है 1896 के कलकत्ता का अधिवेशन रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष से क्यों इंपॉर्टेंट होता है? पहली बार वंदे मातरम यहाँ गाया गया। अब बात करते हैं बनारस 1905 का कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले इस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे होते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि इस समय बंगाल विभाजन होता है। इसी समय बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन इसी अधिवेशन में इसकी स्वीकृति मिलती है। किसको? स्वदेशी आंदोलन को। इसी की स्वीकृति किस में मिलती है? 1905 के बनारस के जो है कोलकाता के अधिवेशन में कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले कर रहे होते हैं। अब बंगाल विभाजन को किया किसने? तो बंगाल विभाजन को किया किसने? लॉर्ड कर्जन ने किया।
अगर बात की घोषणा कब होती है, 20 जुलाई 1905 को होती है। किसी बुक में आपको 19 मिलेगा, 19 जुलाई, या कहीं पे सिर्फ जुलाई 1905 लिखा रहेगा। तो बात हो रही घोषणा पहले होती है। फिर उसके बाद स्वदेशी आंदोलन, बंगाल विभाजन के खिलाफ 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता में बंगाल विभाजन के खिलाफ ये आंदोलन शुरू होता है। बात कर रहे हैं इसी कारण 7 अगस्त को क्यों मना ये स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होता है, इसी कारण यहाँ पे हस्तकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब यहाँ पे बात समझिएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा ये हुई, ठीक है, 20 जुलाई 1905 को, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 को, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बात करें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में होता है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन। दादा भाई नौरोजी इस समय अध्यक्ष थे। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब होता है, गरम दल तथा नरम दल का विभाजन होता है। ये कौन सा अधिवेशन था, 1907 का सूरत अधिवेशन। डॉक्टर रास बिहारी बोस इसके अध्यक्षता थे। बात हो रही है पहली बार जनगणमन कौन से कब हुआ था, तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन। पंडित विष्णु नारायण धर इस समय इसके अध्यक्षता कर रहे थे। बात हो रही कांग्रेस का नरम दल गरम दल का विभाजन समाप्त होता है और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या होता है, समझौता होता है। ये कौन सा अधिवेशन था कांग्रेस का, 1916 का लखनऊ अधिवेशन। अंबिका चरण मजुमदार इस समय इसके अध्यक्षता कर रहे थे। बात हो रही मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। बात हो रही पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट बनी थी। ये कांग्रेस के कौन सा अधिवेशन था, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन था। 1920 का नागपुर अधिवेशन, इस समय अध्यक्षता कौन कर रहे थे, सी विजय राघवाचार्य, ठीक है। और इसी अधिवेशन में ध्यान रखिए, इसी अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की अनुमति मिलती है, ठीक है। अनुमति असहयोग आंदोलन की जो होता है इसकी अनुमति मिलती है, और असहयोग आंदोलन 1922 में क्या हो जाता है, रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। चलिए 1923 का इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं इसके अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद। दिल्ली का एक कांग्रेस का अधिवेशन था 1923 में। फिर बात कर रहे हैं 1924 का इंपॉर्टेंट क्यों बन जाता है कि महात्मा गांधी उस समय देश के महान लीडर में से एक थे, और महान क्या, उस समय ये पूरे देश के पिता किसी रूप में इनको माना जा रहा था, ठीक है। तो 1924 का बेलगांव ये है कहाँ, कर्नाटक में, और पहली बार गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो 1924 का इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पहली भारतीय महिला, देखिए यहाँ पे एक था पहली महिला एनी बेसेंट, 1917 का जो अधिवेशन था वहाँ उन्होंने अध्यक्षता किया था। यहाँ पे सरोजिनी नायडू की बात कर रहे हैं, ये पहली भारतीय महिला थी जब कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1925 के कानपुर का अधिवेशन। 1929 की मैं बात करूँ, यहाँ पे पूर्ण स्वराज की मांग होती है, लाहौर का अधिवेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू समय इसके अध्यक्षता कर रहे होते हैं। कराची का अधिवेशन कब होता है, 1931 में, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं इसके अध्यक्ष। सुभाष चंद्र बोस जो होते हैं 1938 के हरिपुरा जो कि गुजरात में, इसकी अध्यक्षता इस कांग्रेस के अधिवेशन के कर रहे थे। मेरठ की अगर मैं बात करूं, 1946 का मेरठ का कांग्रेस का अधिवेशन आचार्य जे.बी. कृपलानी इस समय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, आज़ादी का ही समय था। और 1948 में जयपुर में इसका कांग्रेस का अधिवेशन होता है, पट्टाभी सीताराम रमेश के अध्यक्ष होते हैं। बात करें असहयोग आंदोलन, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट होता है, नेतृत्व करता महात्मा गांधी होते हैं। इसकी स्वीकृति 1920 में नागपुर अधिवेशन विजय राघवाचार्य की अध्यक्षता में मिला। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, कारण आप लोगों को पता है, चौरा चौरी कांड, ठीक है। रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को काला कानून था ये, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। फिर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में होता है। जनरल ओ डायर इसका जिम्मेदार था। खिलाफत आंदोलन 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली, 2 भाइयों के नेतृत्व में। चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 को होता है। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास ने किया था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में सचिंदर सान्याल कानपुर में इसके स्थापना किए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, ठीक है, यहाँ से सुधार लीजिए, सोशलिस्ट, ठीक है, सोशलिस्ट। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में भगत सिंह दिल्ली में किए थे। मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ कहते हुए फांसी पर कौन लटक गए, राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। और ये राम प्रसाद बिस्मिल के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट बात, 9 अगस्त 1925 को काकोरी उत्तर प्रदेश नामक स्थान पर जो यहाँ पे सरकार की जो ट्रेन जा रही थी, उसमें जो सरकारी ट्रेन जो जा रही थी, उसमें सरकारी जो खजाना जा रहा था, उस खजाने को 1927 में 1950 की घटना है। काकोरी एक स्थान है जहाँ पे काकोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है, या
काकोरी ट्रेन लूट हुई थी। उस समय क्या था कि यहाँ पे जो सरकार की जो भी खजाना जा रहा था इस ट्रेन से, तो इस स्थान पे इन्होंने राम प्रसाद बिस्मिल और इनके जो सहयोगी थे राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां, सचिंदर सन्याल, अमन नाथ गुप्त ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। इसके चलते राम प्रसाद बिस्मिल को 1927 में फांसी दी जाती है और फांसी पर लटकते हुए कह गए कि भाई मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, ये कह के फांसी पर लटक गए। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ इनके साथियों को फांसी भी होती है, कुछ को आजीवन कारावास, किसी को कुछ वर्ष की सज़ा भी होती है। बात करते हैं साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है। साइमन कमीशन 1927 में इसकी नियुक्ति होती है जॉन साइमन की अध्यक्षता में। इसमें 7 जो सदस्य सभी के सभी क्या थे, अंग्रेज थे। ठीक है, क्योंकि जो साइमन कमीशन भारत आ रहा था, कहीं ना कहीं भारत के एक उद्देश्य से आ रहा था, यहाँ के जो शासन है उससे संबंधित बातें करने के लिए। लेकिन अगर बात किया जाए कि भारत की तरफ से नेतृत्व करने के लिए कोई भी यहाँ पे जो थे भारतीय, यहाँ पे कोई भी इस जो कमीशन में था ही नहीं। इसके खिलाफ जो है साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय ने इसका विरोध किया था। 1928 में ये जो कमीशन है भारत आता है। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत होते 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। तो कहीं ना कहीं ये सारे के सारे जो सवाल अभी आपको मैंने बताए हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है। तो आप सारे सवाल को देख लीजिए। मैंने आप बोला था 100+ मैं कराऊंगा, यहाँ पे 115 सवाल थे और 115 सवाल में आप जाके चेक कर लीजिएगा। आप कोई भी प्रीवियस ईयर सेट उठा लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिए, सारे के सारे कोई ना कोई सवाल किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हैं। तो गाइज आज के इस वीडियो में इतना रहेगा। मैं दोस्त सेट नंबर 2 यहाँ पे मैं कराया हूँ और जिनको PDF चाहिए वो ले सकते हैं। इसके बाद सेट नंबर 3 मैं जल्द लेकर आ रहा हूँ, आप वेट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।